हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण पढ़ेंगे। जो आपका बुक है भूगोल की जो बुक है उसका पहला चैप्टर आपका पर्यावरण। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है पर्यावरण, जो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझते हो। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सभी पार्ट को, एक एक लाइन को पढ़ना है अपने को और उसको समझना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपकी पढ़ाई है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसके कारण आप अध्ययन से वंचित हो रहे हो। इसलिए हमने एक पहल करने का प्रयास किया है, तो इसमें आप मेरा सहयोग देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। पर्यावरण जिसका मतलब होता है परि प्लस आवरण। मतलब परि का मतलब चारों ओर, जिसमें हम निवास करते हैं, रहते हैं। और आवरण, परि प्लस आवरण मतलब आवरण जो चारों अपनी तरफ जो भी दिखाई देते हैं, जो भी आपको जीव जंतु, स्थलाकृतियाँ, भूदृश्य जो भी अपने को दिखाई देते हैं, वो हमारे चारों ओर का आवरण कहलाता है। तो चैप्टर को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। जैसे कि शुरू करते हैं, ध्यान से देखें। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। फ्लैटों, बड़ी इमारत माने बहुमंजिला, एक के ऊपर एक। इसे फ्लैट, जैसे बड़े शहरों में क्या फ्लैट के ऊपर होता है, उसके ऊपर एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बनाना। और एक फ्लैट का मतलब जिसके अंदर सभी सुविधाएं हो, जिसमें एक हॉल, एक किचन, एक बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब होते हैं, उनको एक फ्लैट कहते हैं। और इमारतें जो अपने दिनों दिन देखते रहते हैं, बड़े बड़े मंजिले, उनको इमारतें कहते हैं। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों का विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने ये बात अपने मित्रों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब बदलने का मतलब ये हो गया कि हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ चुकी है कि हम जो भी हमारे सामने चीज़ें आती है, जिनको हम बदल सकते हैं, जिनमें अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक मैदान को साफ करके वहाँ पर इमारतें बनाना, जबकि वो हरी भरे घास, गेंदे के फूल, तितलियों का महकना, कितना मनमोहक दृश्य होता था, उनको हम देखने से वंचित हो जाएंगे। कक्षा में पहुंचने के बाद रवि अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। इनकी पर्यावरण की परिभाषा पूछी, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है कि पर्यावरण क्या होता है। तो जो कुछ भी आप अपने चारों ओर, अपने आसपास देखते हो, वो पर्यावरण होता है। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई देती है, घर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सड़कें, ये सभी क्या है, हमारे पर्यावरण है। भूदृश्य, नदियों को देखते हैं, हरे भरे खेतों को देखते हैं, ये सभी क्या है, हमारे भूदृश्य है। रवि के कहने लगा
इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, हाँ लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सभी क्या प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जबकि अन्य निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, महल, मकान, ये सभी क्या मानव ने किया है। अब दो दो साथ मिलकर कार्य कीजिए, ये प्रयोग बताया जा रहा है, जिस पे आप क्या प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा है, उस पे आप ध्यान देंगे। पर्यावरण के बारे में कुछ, पर्यावरण हमारे जीवन के मूल आधार होते हैं, मूल आधार है ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, पर्यावरण बनाती हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जैसे कार से धुआं निकलेगा वो पर्यावरण में जाएगा और वायु को जिसको हम सांस के लिए उपयोग में लेते हैं वो क्या करेगा, उसको प्रदूषित करेगा। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि में कारखाना निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यही मानव का प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कहलाता है। अब आगे क्या होता है, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी इस सूची में क्या है बनाने में लग जाते हैं, उत्सुक होते हैं। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ये देखो, इस चित्र के अंदर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा पर्यावरण किस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके से मानव निवास करता है, इन सभी तरीके से सभी चीज़ों का उपयोग करता है। एक मानव, एक परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सभी चीज़ें क्या है, एक मानव द्वारा ही बनाई गई है और मानव इस सभी चीज़ों का उपयोग करता है। इसको हम क्या, एक समूह में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। आगे देखते हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। देखो, दो चीज़ होती है पर्यावरण में, एक तो जीवीय और दूसरी अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार, जो सजीव होते हैं उनका जो संसार होता है, जहाँ पर सजीव लोग रहते हैं, वो जैसे पादप जीव जंतु। दूसरा अजीवीय, निर्जीव वस्तुओं का संसार। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिन्हें अपनी एक भाषा में कहते हैं जो संसार, जो सांस नहीं लेते, वो सब चीज़ें जैसे स्थल, पर्वत, ये सभी क्या है,
निर्जीव वस्तुएं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के जो बताए गए थे तो उसमें किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। दोबारा देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। क्या होता है ये? प्राकृतिक व मानव निर्मित, ये प्रकृति द्वारा और ये मानव द्वारा, जो इनके सब का क्या होता है, ये इनकी घटनाओं का आपस में जो घटनाएं की हैं, संबंध स्थापित किए हैं, उनका मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, ये सभी के मानवीय पर्यावरण में आती है। ये मानवीय जो पर्यावरण होता है उसमें ये चीज़ें आती है। अब पर्यावरण जो शब्द है, यहाँ भी देखो ध्यान से कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जो ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें, उसमें देखिए कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, इंग्लिश का शब्द एनवायरनमेंट, इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच जो शब्द है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा ध्यान दें। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से परिचित होंगे। स्थलमंडल, स्थलभाग, जलमंडल, जलभाग, वायुमंडल, जो वायु है चारों तो फैली है आकाश के अंदर, आसमान में माहे चारों जो वायु का आवरण पाया जाता है उसको वायुमंडल कहते हैं। जैवमंडल, जहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी जो रहते हैं वो जैवमंडल होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की ठोस, परपट्टी या कठोर, स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस, परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियाँ जो हम चारों तरफ देखते हैं वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाए जाते हैं। क्योंकि महाद्वीप पे नहीं, ये महासागर के स्थल पे, वहाँ भी अपने देखते हैं, जिसको अपने आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। अब ये देखो पर्यावरण का क्षेत्र,
ये चारों ओर अपने देखते हैं वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं अपने पर्यावरण के क्षेत्र है। ये पर्यावरण होता है, ये सभी चीज़ बन के क्या है पर्यावरण है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी चीज़ें इसको हम क्या कहेंगे जलमंडल कहेंगे। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि जल के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जल बहुत ही महत्वपूर्ण अपना संसाधन है। अब पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु की जो पतली परत है उसको क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी के चारों ओर पूछ लेते हैं वायुमंडल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आप इसके बारे में पता होना चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर है ना, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो अपने चारों ओर वायुमंडल क्या है थामे, इसको क्या नियंत्रित में किया हुआ है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है। इसमें पढ़ते हैं वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा, ये सभी क्या है हम देखते हैं। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती है वायुमंडल में। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो जैवमंडल क्या होता है, पादप एवं जीव जंतु से मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण वह क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और वायु ये तीनों मिलते हैं। पायतंत्र क्या है, यहाँ पे एक शब्दावली दी है बॉक्स के अंदर। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में सभी जीवधारी जो जीवन लिए जिन्होंने वो सभी चीज़ें एक साथ पर्यावरण के उन भौतिक जो अपने बात किया था भूमि, स्थल, मंडल, ये सभी क्या भौतिक पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी भौतिक है एवं रासायनिक कारकों के साथ में क्या करते हैं परस्पर आपस में क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, निवास रहना। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। ऊर्जा और जो पदार्थ होते हैं उनके स्थानांतरण इधर उधर जाने से वो सभी के क्या होते हैं उनसे संबंध होते हैं, बंधे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पायरतंत्र के बारे में पूछा कि पायरतंत्र क्या है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया है। क्यों? क्योंकि केरल के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात होती है और बहुत तेज़ बरसात होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने क्या कहा कि वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन की बताया गया है, दो जगह का यहाँ पे अंतर भी कह सकते हैं कि एक स्थान ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है, हरा भरा क्षेत्र है,
एक स्थान ऐसा जहाँ पे बरसात होती ही नहीं है, होती है तो बहुत ही कम मात्रा में। ये है हमारा एक ताल का पारितंत्र, जिसमें क्या सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसको थोड़ा देखिए, ध्यान से समझे इसको, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इनका इस तंत्र को तोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या होती है, जो अभी हम कुछ महसूस करने लगे हैं। अब हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान में ये जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? इसी बात को आपने ध्यान देंगे कि इनका संबंध है या नहीं। फिर इसके बाद एक बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष हम बनाते हैं 5 जून को। इम्पोर्टेंट है, जो इसी महीने में गया था 5 जून को। तो आप इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है और बड़े बड़े कंपटीशन में भी आते हैं। बड़े बड़े जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब आता है। बिल्कुल बहुत संबंध है, ये शिक्षक ने बताया। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे से निर्भर भी हैं, आश्रित होते हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पायतंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदियाँ, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पायतंत्र हो सकता है। वहाँ भी क्या कुछ जीव जंतु आपस में अपना काम करते हैं। अभी एक शब्दावली देखते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति। इसका डिटेल भी इसमें दिया है, फिर भी देख लेते हैं क्या होता है कि वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। क्या होता है इसमें कि जो आपको वस्तु चाहिए वो दूसरे द्वारा ली जाती है। कैसे ली जाती है? जब जो वस्तु आपको चाहिए वो अगर उनके पास है, या उनकी जो वस्तुएं चाहने वाली वो आपके पास हो, तो आप उसको बदले में दे सकते हैं। सपोज आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन है तो आप दूसरे से खाने की वस्तुएं ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पायतंत्र बनाता था? यस, जरूर बनाता था। वहाँ के चारों ओर लोग आते थे, बैठते थे, इकट्ठे होते थे। वहाँ पे जीव जंतु भी होते थे, वहाँ पे पेड़ पौधे वो तो होते ही हैं, उसके साथ वहाँ पे अनेक लोग आते हैं और पक्षी भी आते हैं। तो ये क्या है? ये भी पायतंत्र है। हमारे पर्यावरण मानवीय पर्यावरण, मानव के द्वारा जो पर्यावरण बनाया गया है उसके बारे में अध्ययन करें। पहले हमने प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया था, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया था। अब मानव जो पर्यावरण बनाया है वो क्या है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की जो प्रकृति थी,
से उनकी क्या आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, यानी कि पहले जो प्रकृति थी उससे अपनी उनकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो जाती थी, और जैसे जैसे समय बढ़ा उसमें क्या उन्होंने नई नई तरीके ढूंढे और नई नई खोजें की। तो मानव प्रयाण का उपयोग और उसमें प्रयत्न करने के कई तरीके सीख लिए थे। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना ये सब सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया, और वस्त्र में विनिमय जो पद्धति का विकास हुआ, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार व्यापार समझते हो, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। नई नई व्यापार की तकनीक होने लगी। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से क्या है, व्यापार भी बढ़ने लगा परिवहन के कारण, और परिवहन भी बहुत तेज बढ़ा। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आगे बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हो। सर्दी में तो हम, गर्मी में तो रसीला तरबूज मतलब तरबूज खाते हैं रस वाला, और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाते हैं। इसका कारण पर्यावरण को हम नियंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं अपने अनुसार उसको बनाने के लिए। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी, जिसका नाम था नूरी। वह अक्सर अपने स्थान के रिहाले की बात करते रहती थी, और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर वह नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने का वो कहा था। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ की भूदर से घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो ये सब चीज़ें ये बताया गया टीचर के द्वारा। अब एक प्रयोग है, तो पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। कौन सी बातें,